हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम इकोनॉमी का पूरा रिवीजन करेंगे और फास्ट रिवीजन करेंगे। जो भी इससे संदर्भित प्रश्न हो सकते हैं उनको जानने का प्रयास करेंगे। यूपी ट्रिपल एससी पैट में इकोनॉमी के 5 क्वेश्चन होंगे और संभवतः इसी क्लास से आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। इससे समय को ना नष्ट करते हुए जल्दी से आगे बढ़ते हैं और हमारे आज का पहला प्रश्न है, आय जो जमा है और उसकी विनियोग नहीं है उसे क्या कहा जाता है? बेटा, मूलधन कहते हैं या असंवैधानिक तरीके से समूहित पूंजी कहते हैं, जमा पूंजी कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चा इसका आंसर होगा सी, जमा पूंजी कहा जाता है। इसका मतलब ये होता है आय का वह हिस्सा जो विनियोग के लिए प्रयोग नहीं होता है तो जमा पूंजी कहलाता है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, विनियोग का अर्थ ये होता है हमारी आय का एक ऐसा भाग जो उत्पादन में वृद्धि के लिए प्रयुक्त किया जाता है। आय का वह हिस्सा जो उत्पादन में वृद्धि के लिए प्रयुक्त किया जाता है उसको विनियोग कहते हैं। अब जमा पूंजी हमने, मान लो सपोज दैट हमने बैंक में जमा कर दी पूंजी, तो उसका कोई उत्पादन वृद्धि थोड़ी हो रही है, उससे कोई नया प्रोडक्ट थोड़ी बनना है, वो तो जमा है। ऐसे हमारे जेब में पैसा है बच्चा, तो वो जमा पूंजी है हमारी। तो आय का वह भाग जिससे उत्पादन में वृद्धि की जाती है उसको विनियोग कहते हैं। अगर वो नहीं लगा है तो वो मात्र एक जमा पूंजी है, वरना वो इन्वेस्टमेंट कहलाता। नेक्स्ट हमारा प्रश्न होगा आज का। इस प्रश्न का है, भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत निम्नलिखित में से मैं दोबारा से पढ़ रहा हूं, भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत निम्नलिखित में किस भूमिका को देखते हुए की गई? कौन सी भूमिका को देखते हुए अपनाई गई? इसका पहला ऑप्शन है मिश्रित अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, अवरुद्ध अर्थव्यवस्था। तो बच्चा इसका आंसर जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था नहीं है जो आप लोग सोच रहे हैं। इसका सही आंसर है बी, सामाजिक अर्थव्यवस्था, या इसी को हम लोग समाजवादी अर्थव्यवस्था भी कह सकते हैं। भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत के लिए जो भूमिका निभाई वो समाजवादी अर्थव्यवस्था ने निभाई। इसका कारण ये था, हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू को ही भारतीय नियोजन के शिल्पकार कहा जाता है। भारतीय नियोजन का शिल्पकार जवाहरलाल नेहरू को कहा जाता है। और जवाहरलाल नेहरू पर समाजवाद और सोवियत व्यवस्था का बहुत अधिक प्रभाव था। पंचवर्षीय योजना हमने भारत ने कहां से अपनाई? तो बेटे रूस से ही अपनाई। रूस से लेने का कारण यही था कि जवाहरलाल नेहरू सोवियत जो व्यवस्था थी समाजवाद की, उस पर बहुत ज्यादा उससे प्रभावित थे। तो आप सबको पता है पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत भारत में 1950 में की गई। इसके लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा एक अलग से संस्थान बनाया गया। ये गैर संवैधानिक संस्था था, निकाय था। इसकी स्थापना 1950 में की गई। पूरी डेट है 15 मार्च 1950 में की गई बच्चा। और पहली योजना के प्रारंभ हुआ 1950 से। 1951 भी कुछ किताबें लिखती हैं। 1951 से 1956 तक प्रथम पंचवर्षीय योजना रही जो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। हमारा आज का नेक्स्ट प्रश्न होगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम में। तीसरा प्रश्न है बच्चा आज का, सामुदायिक विकास कार्यक्रम में एक संपूर्ण विकास है या सामुदायिक विकास कार्यक्रम एक संपूर्ण विकास है किसके लिए? अनुसूचित जाति तथा जनजाति को, कमजोर वर्ग का, ग्रामीण क्षेत्र का, गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले बुजुर्ग हुए परिवारों का। तो बच्चा इसका आंसर आप लोगों को लग रहा होगा गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले बुजुर्ग हुए परिवारों को, ऐसा नहीं है। इसका सही आंसर होगा ग्रामीण क्षेत्रों का। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1952 को शुरू किया गया था। 1952 में मैं लिख देता हूं, 1952 में शुरू किया गया था। ग्रामीण क्षेत्र के निर्धन लोगों के लिए शुरू किया गया था बच्चा ये। इसका जो उद्देश्य था वो ग्रामीण क्षेत्रों का कृषि क्षमता के माध्यम से खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता को प्राप्त तथा संपूर्ण विकास करना था। सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1954 में जाके बच्चा असफल रहा। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना थी, लेकिन किन्हीं कारणवश ये समाप्त हो गई। ये जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम योजना थी ये क्यों फ्लॉप हुई? इसी के लिए भारत में 1956 के अंदर बलवंत राय मेहता समिति बनाई गई थी। यही बलवंत राय मेहता समिति आगे चलकर पंचायती राज व्यवस्था की भारत में
सिफारिश करेगी। और बलवंत राय मेहता जो समिति है बेटा, पंचायती राज व्यवस्था के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण समिति है। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न पढ़ते हैं। जो नेक्स्ट हमारा प्रश्न होगा आज का, जो नेक्स्ट प्रश्न है आज का हमारा प्रश्न है चौथा। निम्नलिखित उद्योगों में कौन सी एक सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे विकसित उद्योग है? पब्लिक सेक्टर का सबसे विकसित उद्योग हमसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है लोहा एवं इस्पात, ऑप्शन बी है चीनी, ऑप्शन सी है जूट, ऑप्शन डी है सूती वस्त्र निर्माण। आप लोगों को इसमें लग रहा हो लोहा एवं इस्पात है बच्चा, ऐसा नहीं है। चीनी उद्योग इसका राइट आंसर होगा, राइट आंसर है इसका। सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे विकसित जो उद्योग है वर्तमान समय में चीनी उद्योग है, क्योंकि आप सबको पता है चीनी उद्योग में आज सहकारी कारखाने ही लगाए गए हैं, जिसमें सरकार की और निजी क्षेत्र दोनों की है, लेकिन बहुत बड़े स्तर पर सरकार के द्वारा ही या सरकार ने ही अपनी चीनी के कारखाने लगाए थे। आप सबको बता दूं मैं कि भारत में चीनी का प्रथम कारखाना 1840 ईस्वी में उत्तर बिहार के बेतिया में लगाया गया था बच्चा। नेक्स्ट हमारा आज का प्रश्न है, नेक्स्ट आज का हमारा प्रश्न है बच्चा, ये 5वें नंबर का प्रश्न होगा। और 5वें नंबर का प्रश्न है, एक देश का दूसरे देश पर प्रदर्शन प्रभाव का अर्थ ये होगा कि दूसरा अपनी बचत और निवेश की दर बढ़ाता है, उन्नत टेक्नोलॉजी अपनाता है, अपने उपभोग का समान स्तर बढ़ाता है, नए उद्योगों को स्थापित करने का प्रयास करता है। तो बच्चा एक देश का दूसरे देश पर प्रदर्शन का प्रभाव का जो सही अर्थ मैं समझता हूं, मैं नहीं, जो सही आंसर है इसका वो होगा बेटा बी, उन्नत टेक्नोलॉजी अपनाता है। अगर कोई देश दूसरे देश के प्रदर्शन को अपनाने का प्रयास कर रहा है, इसका मतलब जो पहला देश है उसकी टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा उन्नत है। इसके उदाहरण में समझा जा सकता है, भारत चाइना की तरह बनना चाहता है, चाइना से आगे निकलना चाहता है। इसका कारण ये है कि इसका कारण ये है क्योंकि भारत चीन की तरह बनने का प्रयास इसलिए कर रहा है क्योंकि चीन की जो टेक्नोलॉजी है वो ज्यादा उन्नत है, ज्यादा प्रभावशाली है अपेक्षाकृत भारत के। इसी के कारण भारत उसकी तरह दिखना चाहता है, उसी की तरह प्रदर्शन करना चाहता है। तो दूसरे देशों की तरह दिखने के लिए उन्नत टेक्नोलॉजी को अपनाना ही अपने देश की मजबूती के लिए अच्छा होगा। तो इसका आप लोगों को आंसर समझ में आ गया हो, उन्नत टेक्नोलॉजी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय से संबंध, ये छठा प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय से संबंध आंकड़े तैयार करने वाली संस्था कौन सी है? तो ये सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन है, CSO इसको बोलते हैं। इसकी स्थापना 2 मई 1951 को की गई थी, 2 मई 1951 को की गई थी 1951 में। और इसका जो वर्तमान हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है, लेकिन इसका एक क्षेत्रीय कार्यालय कलकत्ता में भी है। CSO के बारे में आई थिंक इससे ज्यादा नहीं पूछ सकता आपसे। राष्ट्रीय आय की गणना जो होता है वो CSO करता है। इसका प्रश्न का पूछने का मकसद ये है। और मैं आपको एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा हूं, इसकी स्थापना 2 मई 1951 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर आपको बच्चा नई दिल्ली में मिलेगा, मुख्यालय। इसका एक क्षेत्रीय कार्यालय कोलकाता में भी अवस्थित है। ऐसा नहीं कर देना कि CSO का हेडक्वार्टर कोलकाता लगाना, कोलकाता में इसका क्षेत्रीय कार्यालय है, जबकि इसका हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा बच्चा आपको? नई दिल्ली में। नेक्स्ट हमारा प्रश्न होगा आज का 7वां प्रश्न है बच्चा, और यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है आयकर कौन लगाता है? राज्य सरकार है, केंद्र सरकार है, भारतीय रिजर्व बैंक, या इनमें से कोई नहीं? तो आयकर भारत का एक प्रत्यक्ष कर है, ये केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है। इसका ऑप्शन कौन सा होगा बेटा सही? इसका ऑप्शन बी सही होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट का ये डायरेक्ट टैक्स है। सेंट्रल गवर्नमेंट 2 तरीके के कर लगाती है, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर में अगर हम बात करें तो आयकर, निगम कर, संपत्ति कर, उत्तराधिकारी कर, धन कर, उपहार कर, सीमा शुल्क कर और कृषि धन कर इत्यादि आते हैं। बाकी इनसे जो बचे, जैसे बिक्री कर हो गया, और भी कर हैं, मनोरंजन कर हो गया, ये बेटे राज्य सरकार के प्रत्यक्ष कर होते हैं। केंद्र सरकार जो आयकर लगाती है, संविधान के अनुच्छेद 270 के अकॉर्डिंग आयकर को भारत सरकार या केंद्र सरकार वसूलती है।
केंद्र ही इसको क्या करती है बच्चा, इकट्ठा करती है, एकत्र करती है, और बाद में इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसका जो बंटवारा होता है, वो राज्यों और केंद्र में दोनों में समान अनुपात से कर दिया जाता है। ऐसा लिखा हुआ है अनुच्छेद 270 के अकॉर्डिंग। तो आयकर भारत का केंद्र सरकार द्वारा लगाया गया कर है, वसूला गया कर है, लेकिन इसका जो बंटवारा होता है वो केंद्र और राज्य दोनों में होता है। नेक्स्ट हमारा आज का प्रश्न है बच्चा, बॉम्बे हाई, प्रश्न 8 है 8, बम्बई हाई का संबंध है स्टील उत्पादन से, पेट्रोलियम उत्पादन से, जूट उत्पादन से, अभ्रक उत्पादन से। आप लोग सब लोग इसका आंसर आई थिंक मुझे लगता है पता होगा। इसका ऑप्शन होगा बेटा सही पेट्रोलियम उत्पादन से। इसके बारे में मैं आपको कुछ अच्छी सी जानकारी दे देता हूं। बॉम्बे हाई का संबंध पेट्रोलियम उत्पादन से होता है। बम्बई हाई खंबात की खाड़ी में बेटा स्थित एक अपतटीय संरचना है जो मुंबई के उत्तर पश्चिमी के सागर में लगभग 175 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बम्बई हाई तेल क्षेत्र से तेल का व्यावसायिक उत्पादन मई 1976 में आरंभ हुआ था बच्चा। उप समुद्री पाइपलाइनों जिनकी लंबाई लगभग 203 किलोमीटर है, इसके द्वारा बम्बई हाई से तेल तथा गैस तट पर स्थित उड़ान एक जगह है बच्चा, वहां तक पहुंचाया जाता है जो लगभग 203 किलोमीटर है। और ये जो उड़ान जगह है ये बच्चा मुंबई के निकट पड़ती है। अगर आपसे पूछा जाए बम्बई जो है वो कौन से द्वीप पर स्थित है, तो सॉल्सेट द्वीप पर स्थित है। और आपसे पूछा जाए कि कौन सी नदी पर स्थित है, तो ये बेटा उल्लास नदी पर स्थित है। नेक्स्ट हमारा आज का प्रश्न होगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9 है, संख्या इसकी 9, और बहुत अच्छा प्रश्न पूछा गया है। कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज स्थित है बॉल स्ट्रीट पर, लायंस स्ट्रीट पर, दलाल स्ट्रीट पर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्ट्रीट पर। तो इसका ऑप्शन आप लोग वैसे भी समझ ही गए होंगे, ये नेताजी सुभाष रोड पर स्थित है। इसकी स्थापना, कोलकाता जो स्टॉक एक्सचेंज है इसकी स्थापना 1908 में हुई थी और ये कोलकाता में ही स्थित होगा। ठीक, नेक्स्ट है बेटा आज का हमारा प्रश्न, भारत में पंचवर्षीय योजना को किसने विकसित किया। प्रश्न 10 दोबारा से पढ़ देता हूं। भारत में पंचवर्षीय योजना को किसने विकसित किया। सीडी देशमुख, पीसी महालनोबिस, एके एन राजा, डीटी लकड़वाला। तो इसका राइट ऑप्शन है पीसी महालनोबिस ने। पीसी महालनोबिस जो मैंने अभी बताया था भारतीय सांख्यिकी संगठन सीएसओ, ये कलकत्ता का जो क्षेत्रीय कार्यालय है वहां के निदेशक हुआ करते थे। द्वितीय पंचवर्षीय योजना इन्हीं के द्वारा लाई गई थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी बच्चा। इसमें अर्थव्यवस्था को 4 क्षेत्रों में बांटा गया था। एक यहाँ से और अतिरिक्त फैक्ट में बता देता हूँ, पीसी महालनोबिस का जन्म 29 जून को हुआ था और इस दिन को हम लोग राष्ट्रीय सांख्यिकीय दिवस मनाते हैं। जबकि अगर हम बात करें विश्व सांख्यिकीय दिवस की तो वो 20 अक्टूबर को मनाते हैं, प्रत्येक 5 वर्षों में एक बार मनाते हैं। अभी हम लोगों ने 2020 में 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया था। अब 5 साल बाद मनाया जाएगा, यानी कि 2020 में मनाया गया तो अगला कब होगा, 2025 में। ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखिए बेटा हमारा आज का प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, प्रश्न 11, निम्न में से कौन सा कर केंद्रीय सरकार द्वारा लगाया जाता है। तो इसका आंसर तो अभी मैंने बताया था, केंद्र सरकार द्वारा कौन सा कर लगाया जाता है, आयकर। अनुच्छेद 270 याद रखना, ऐसा कर जिसको केंद्र के द्वारा लगाया जाता है, केंद्र द्वारा ही एकत्र किया जाता है और बाद में उसको केंद्र और राज्य के बीच बंटवारा कर देते हैं। तो आयकर अनुच्छेद 270 के अकॉर्डिंग आता है। जबकि अगर मैं आपको और भी बताऊं, जैसे पथकर हो गया, जलकर हो गया, ये पथकर और जलकर नगर निगम के द्वारा लगाए जाते हैं, जबकि बिक्री कर राज्य सरकार का प्रत्यक्ष कर है, ये स्टेट गवर्नमेंट द्वारा लगाया जाता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न होगा बच्चा आज का ये प्रश्न है 12वां, भारत के योजना आयोग की स्थापना कब की गई। तो अभी मैंने बताया था कुछ देर पहले, आपको याद होगा 1950 में। राइट ऑप्शन होगा 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना की गई थी। इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो भारत के पदेन प्रधानमंत्री होते हैं, लेकिन 2015 में इसको समाप्त कर दिया गया। 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग का स्थान नीति आयोग ने ले लिया। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नामक एक संस्था है जिसको नीति आयोग कहते हैं। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
2015 के अंदर योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग बनाया था। नीति आयोग के अगर यहां से प्रश्न ऐसा बन सकता है कि वर्तमान सीईओ कौन है, तो इसके वर्तमान सीईओ बेटा अमिताभ कांत हैं। अगर उपाध्यक्ष पूछ लिया जाए तो राजीव कुमार साहब हैं। इनका भी कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया गया था। यहाँ प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो बात हो रही है 1950 की, पंडित जवाहरलाल नेहरू होंगे। अगर आपसे उपाध्यक्ष पूछ लिया जाए तो इसके उपाध्यक्ष थे बेटे गुलजारी लाल नंदा। योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे गुलजारी लाल नंदा साहब, जबकि नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे मोंटेक सिंह आहलूवालिया। मोंटेक सिंह आहलूवालिया। और योजना आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है। इसका जो स्थापना की गई थी वो एक प्रस्ताव द्वारा की गई थी। ऐसे ही नीति आयोग की हुई। नेक्स्ट बेटा आज का हमारा प्रश्न है, प्रश्न संख्या है 13। निम्नलिखित में कौन सा भारत की आर्थिक नियोजन या आयोजन का उद्देश्य नहीं है? भाई आर्थिक नियोजन का उद्देश्य नहीं है, सीधे सीधे प्रश्न ये पूछा जा रहा है। तो इसका बच्चा जनसंख्या वृद्धि, औद्योगिक वृद्धि, आर्थिक वृद्धि, रोजगार सृजन। औद्योगिक वृद्धि मान सकते हैं, आर्थिक वृद्धि मान सकते हैं, रोजगार सृजन मान सकते हैं, लेकिन आर्थिक नियोजन में जनसंख्या वृद्धि का कोई कार्य नहीं होता है, तो जनसंख्या वृद्धि नहीं होगा। बाकी तीनों दिए हुए सही है बेटा ऑप्शन। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14, 14 प्रश्न है। कर राजस्व से सरकार की आय का कौन सा एक ही सबसे बड़ा स्रोत है? उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, निगम कर या आयकर? तो बच्चा अगर बात करें प्रश्न की, कर राजस्व से सरकार की आय का कौन सा एक ही सबसे बड़ा स्रोत है, तो जब ये प्रश्न पूछा गया होगा उस समय इसका जो राइट ऑप्शन था वो बच्चा सीमा शुल्क हुआ करता था, या इसको सॉरी निगम कर। क्या हुआ करता था बच्चा? निगम कर, जो मैंने अभी आपको कुछ समय पहले ऑप्शन दिखाए थे, अभी निगम कर होता था। लेकिन बच्चा 2000 जो 21-22 का बजट है जो इस बार आया था फरवरी 2021 में, 21-22 के बजट में कर राजस्व में सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत जो है बच्चा वो उधारियां हैं। क्या है बच्चा? उधारियां। लेकिन कर की अगर हम बात करेंगे तो सबसे बड़ी मद है जीएसटी की, अप्रत्यक्ष कर की। और प्रत्यक्ष कर में बात करेंगे तो बच्चा आयकर की। तो मैंने तीनों चीजें मैंने आपको बता दी। अगर सरकार की सबसे बड़ी आय का स्रोत पूछा जाए तो दूसरे देश की क्या है बच्चा? दूसरे देश से उधारियां हैं या किसी संस्था से उधारियां हैं। जबकि कर राजस्व में पूछा जाए तो सबसे ज्यादा जो भारत में आया है कर वो जीएसटी से आया है, लेकिन जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई हमको तो प्रत्यक्ष कर बताओ, सबसे ज्यादा कौन से प्रत्यक्ष कर से आय आई है 2021 में, तो बच्चा इसका ऑप्शन होएगा आयकर। तो मैंने तीनों तरीके से आपको ये प्रश्न बता दिया है बजट 2021 के अकॉर्डिंग। अगर आपको बजट 2021 से कोई भी चीज समझनी है तो आप क्या कर सकते हैं, मेरे चैनल पर जा सकते हैं और वीडियो वहां पर पड़ी हुई है, उसको देख सकते हैं बच्चा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है बेटा 15। संरचनात्मक बेरोजगारी किस कारण उत्पन्न होती है? ऑप्शन है अपस्फीति की दशा में, भारी उद्योगों की ओर झुकाव से, कच्चे पदार्थों की कमी से, अपर्याप्त उत्पादन क्षमता से। संरचनात्मक बेरोजगारी जो है बच्चा इसका ऑप्शन होगा डी, अपर्याप्त उत्पादक क्षमता से ये बेटा पनपती है। अगर मैं आपको इस प्रश्न का जो एक्सप्लेनेशन दूं तो मैं बच्चा ये बता सकता हूं आपको, संरचनात्मक जो बेरोजगारी होती है वो बच्चा उद्योगों में लगे जो लोग होते हैं, मजदूर वर्ग जो होता है या कर्मचारी जो वर्ग होता है, उन कर्मचारियों की जब नौकरी छूट जाती है तो इस तरीके की बेरोजगारी संरचनात्मक बेरोजगारी कहलाती है। जैसे उदाहरण से समझा जा सकता है, लॉकडाउन की स्थिति हुई। लॉकडाउन में बहुत सारे लोग पहले काम कर रहे होंगे लॉकडाउन से पहले, लेकिन लॉकडाउन के बाद बहुत सारे उद्योग बंद हो गए। अब ऐसी स्थिति में जो उनके कर्मचारी हैं वो जाएं तो जाए कहाँ? तो अपर्याप्त उत्पादक क्षमता हो गई उनकी बेटा। तो इसी तरीके की जो बेरोजगारी होती है वो संरचनात्मक बेरोजगारी, स्ट्रक्चर्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहलाता है। अच्छा, ये ऐसा कहलाता क्यों है संरचनात्मक बेरोजगारी? ये इसलिए कहलाता है
जो उद्योग होते हैं वो संरचनात्मक परिवर्तन के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं, इसीलिए जो इनसे जो उद्योगों से उत्पन्न बेरोजगारी है उसको संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। आई होप ये वाला प्रश्न आप लोग समझ चुके होंगे, ये प्रश्न आने की पूरी संभावनाएं हो सकती हैं। नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 16, पंचवर्षीय योजनाओं का उद्देश्य क्या है? शक्ति और परिवहन में सुधार, गरीबी हटाना, सॉरी पांचवी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या है? मैंने गलत प्रश्न पढ़ा। पांचवी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या है? शक्ति और परिवहन में सुधार, गरीबी हटाना, कार्य के लिए भोजन कार्यक्रम, गरीबों की न्यूनतम जरूरतों को पूरा करना। बच्चा पांचवी पंचवर्षीय योजना के बारे में अगर मैं आपको बताने का प्रयत्न करूं तो 1974 से लेकर 1989 79 तक ये चली बच्चा, लेकिन इसी टाइम पीरियड में कांग्रेस पार्टी की हार हो गई और जनता दल यानी कि जो आज बीजेपी पार्टी है, पुराने समय में जनता दल के नाम से जानी जाती थी, इसकी सरकार सत्ता में आ गई, जिसके परिणाम स्वरूप एक वर्ष के लगभग 2 वर्ष ये चल पाई होगी। 74 से मान लो आप लोग 74, 75, 76 में सरकार बन गई बच्चा। तो ऐसी स्थिति में हुआ क्या, इस पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया गया है। समाप्त कर दिया गया है बोले तो इन द सेंस कि भाई चलती तो रही 74 से लेके 74 से 79 तक, लेकिन इस पे ज्यादा प्रयोग नहीं हुए। तो पांचवी पंचवर्षीय जो योजना थी उसका मुख्य उद्देश्य था गरीबी का उन्मूलन और आत्मनिर्भरता। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा बच्चा वो होगा गरीबी हटाना। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के द्वारा एक नारा भी दिया गया था, गरीबी हटाओ। नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट बहुत अच्छा प्रश्न है, प्रश्न है 17, 2 रुपए के नोट निम्न में से किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? बच्चा इसके बारे में मैं आपको बताता हूं, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखते हैं इसका ऑप्शन क्या होगा। वित्त मंत्रालय द्वारा, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा। तो बच्चा इसका ऑप्शन तो आप सबको पता होगा, भारतीय रिजर्व बैंक इसका क्या होगा, ऑप्शन होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं 1 रुपए का नोट तो जारी होता है वो वित्त मंत्रालय करता है, और 1 रुपए के नोट पर जो हस्ताक्षर होते हैं वो वित्त मंत्री के होते हैं। और 1 रुपए से ऊपर 2 रुपए का हो, 5 रुपए का हो, कोई भी नोट हो, इन सब पर हस्ताक्षर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के होते हैं और इनको जारी भी भारतीय रिजर्व बैंक करती है। यहाँ पर समझने वाली बात ये होगी, आपसे पूछा जा सकता है कि 1 रुपए का नोट भारत में कब शुरू हुआ? तो पहली छपाई जो 1 रुपए के नोट की हुई थी वो बच्चा 1917 में हुई थी। ये बात याद रखना। कब हुई थी? 1917 में, 1917 में 1917 में हुई थी। जबकि 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, 50 रुपए और 100 रुपए और 1000 रुपए की जो पहली बार आरबीआई ने नोट छापे थे वो 1938 में छापे थे बच्चा। अगर मैं बात करूं जो वर्तमान में रुपए का सिंबल है, वर्तमान में रुपए का सिंबल है, ये उदय कुमार ने, एक आईआईटी के छात्र थे, उन्होंने दिया था, उदय कुमार थे, इन्होंने ये रुपए के सिंबल का साइन दिया था। अब देखिए बच्चा यहाँ से कैसे कैसे प्रश्न और बन सकते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो 1 अप्रैल 1935 को, 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक की बेटा स्थापना होती है। जब ये बनाई जाती है तो उस समय इसका हेडक्वार्टर कोलकाता रखा जाता है। ये एक निजी बैंक थी। कब? 1935 में। एक भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम एक्ट लाया गया था 1934 में, उसी के तहत 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। ये एक वर्तमान मतलब उस टाइम पीरियड में निजी बैंक थी। लेकिन 1937 में, 1937 में कलकत्ता से मुख्यालय बंबई शिफ्ट कर दिया गया। तो वर्तमान में जो बंबई है वो मुंबई के नाम से जाना जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि भाई इसका वर्तमान हेडक्वार्टर कहाँ है आरबीआई का? तो बच्चा मुंबई में है। बाकी देखिए बच्चा क्या पूछा जा सकता है आपसे, इसके क्षेत्रीय कार्यालय कितने हैं? तो इसके क्षेत्रीय कार्यालय बेटा 4, चारों जगह मैं बता देता हूं, याद रख लेना। एक तो नई दिल्ली में है, एक बच्चा कोलकाता में है, एक बंबई में ही है, एक बेटा बैंक भी है और एक क्षेत्रीय कार्यालय भी है, और एक बच्चा चेन्नई में पड़ेगा। पुराने समय में चेन्नई को मद्रास के नाम से जाना जाता था। जबकि अगर हम बात करें इसके स्थानीय बोर्डों की, इनकी संख्या भी 4 है। स्थानीय बोर्ड अलग होते हैं। स्थानीय बोर्ड में बच्चा मारवाड़ी
मारवाड़ी जगह आती है, मारवाड़ी स्थान आता है, वहां पर एक स्थानीय बोर्ड है, एक नई दिल्ली में स्थानीय बोर्ड है, एक कोलकाता में स्थानीय बोर्ड है और एक बच्चा चेन्नई में स्थानीय बोर्ड है। जबकि अगर हम बात करें, ये बहुत अच्छा प्रश्न बन सकता है भारतीय रिजर्व बैंक से, कि भारतीय रिजर्व बैंक का जो लेखा वर्ष होता है वो कब से प्रारंभ होता है, कोई बता सकता है? बच्चा देखो, इस पर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है बच्चों को, लोगों को लगता है कि 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक रिजर्व बैंक का लेखा काल होता है, और बहुत सारे यूट्यूब चैनल ऐसा बताते रही हैं, लेकिन ये गलत है 100%। जो आरबीआई का लेखा वर्ष है वो बच्चा 1 जुलाई से प्रारंभ होता है, 1 जुलाई से प्रारंभ होके 31 जून तक जाता है। लेकिन 2020-21 में इसमें संशोधन किया गया और ये कहा गया है कि 1 जुलाई से प्रारंभ होकर 31 मार्च इसको कर दिया जाए, तो लगभग 9 माह का लेखा वर्ष रह जाएगा आरबीआई का आने वाले समय में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है, आप लोग इसको ध्यान रखना। बाकी भारतीय रिजर्व बैंक की बात करें तो वर्तमान जो अध्यक्ष है वो 25वें नंबर के हैं, नाम है उनका शक्तिकांत दास। और पहले अगर हम बात करें 1935 में कौन बने थे, तो इसके 1935 में जो गवर्नर बने थे उनका नाम था ऑसबॉर्न स्मिथ। और जबकि इसके पहले भारतीय गवर्नर जो बनाए गए थे वो बनाए गए थे सीडी देशमुख। जो रिजर्व बैंक होती है उसको बैंकों का बैंक कहते हैं, इसको केंद्रीय बैंक भी कहा जाता है बच्चा। ये केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में कार्य करता है, मौद्रिक नीति बनाने का कार्य करता है, बहुत सारे काम होते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, और सभी बैंकों पर प्रबंधक के रूप में भी कार्य करता है बच्चा। नेक्स्ट हमारा आज का प्रश्न होगा, प्रश्न है बेटा 18, निम्न में से कौन सा कर केंद्रीय सरकार एकत्रित करती है? भू राजस्व, मनोरंजन कर, बिक्री कर, सीमा कर। भू राजस्व कर, मनोरंजन कर, बिक्री कर, सीमा कर। बच्चा बता सकते हैं इसका आंसर क्या होगा? आपको क्या लगता है बच्चा? इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका राइट ऑप्शन है, सीमा कर। जो कस्टम टैक्स होता है वो केंद्र सरकार द्वारा एकत्र किया जाता है, केंद्र सरकार द्वारा ही उसका क्या किया जाता है बेटा? प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, अगर देखो, अगर मैं आपको बताऊं भू राजस्व, मनोरंजन कर और बिक्री कर, ये तीनों के तीनों बेटा राज्य के प्रत्यक्ष कर हैं। नेक्स्ट देखिए बेटा, हमारा प्रश्न है 19, घाटे के बजट की पूर्ति कैसे की जाती है? प्रत्यक्ष कर बढ़ाकर, अप्रत्यक्ष कर बढ़ाकर, नोट छापकर, उपयुक्त में से किसी भी अथवा सभी प्रकार से। तो बेटा घाटे के बजट की पूर्ति कैसे करते हैं? देखो बच्चा, इसके बारे में मैं तुमको पूरी जानकारी देता हूं। अगर मैं बात करूं भारत में सबसे पहले घाटे का बजट किसने अपनाया था, तो बच्चा भारत में सबसे पहले घाटे का बजट अपनाया था मोहम्मद बिन तुगलक ने 1332 ईस्वी में। भारत एक विकासशील देश है, आप सबको पता है, और विकासशील देशों में घाटे का बजट एक अनिवार्यता होती चली जा रही है। अब घाटे का बजट का मतलब आप लोग पूछेंगे कि भाई क्या होता है, तो ऐसे समझ लीजिए भाई, बजट का मतलब हो गया आय व्यय का लेखा जोखा। यहाँ पर आय तो बच्चा क्या होती है? सीमित हो जाती है, और व्यय क्या होते हैं? असीमित हो जाते हैं। जब आय कम होगी और व्यय ज्यादा होंगे तो जाहिर सी बात है घाटा होगा। इसी को बच्चा कहते हैं घाटे का बजट। और विकासशील देशों में ये कोई भी नई बात नहीं है, ये अनिवार्यता है, घाटे का बजट तो आएगा ही आएगा। अब देखो यहाँ समझने वाली बात क्या थी? समझने वाली बात ये थी कि वर्ष 1997 1997 याद रखना, इस टाइम पीरियड में जो बजट की घाटे का बजट था, इसको पूरा करने के लिए सरकार प्रत्यक्ष कर को भी बढ़ाती थी, अप्रत्यक्ष कर को भी बढ़ाती थी, और नोट छापाई भी करती थी। लेकिन बच्चा क्या हुआ? आरबीआई ने इसमें कुछ परिवर्तन किए। अब वर्तमान में नोट छापकर, अप्रत्यक्ष कर बढ़ाकर, प्रत्यक्ष कर बढ़ाकर, इस तरीके से घाटे की आपूर्ति को पूरा नहीं किया जाता है। अब आरबीआई ने साफ कह दिया कि अब आरबीआई ने कहा कि अगर सरकार को घाटा पूरा करना है तो वो बच्चा आरबीआई से ऋण ले। तो वर्तमान समय में घाटे की आपूर्ति होती है आरबीआई से ऋण लेकर। तो इसमें बच्चा ऑप्शन तो 1997 के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये तीनों के तीनों ठीक हो जाएंगे, और इसका ऑप्शन जो सही होगा बच्चा वो डी होगा। लेकिन अगर इसके अंदर ये होता वर्तमान की स्थिति को देखकर कि
घाटे की आपूर्ति कैसे होगी? तो वर्तमान में आरबीआई से बेटा ऋण लेती है केंद्र सरकार और उससे घाटे को क्या करती है? पूरा करती है। आई होप मैं ये क्वेश्चन आपको समझा पाया हूंगा। नेक्स्ट है बेटा, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 20 नंबर, और इस प्रश्न को देखिए, भुगतान संतुलन पद संदर्भित करता है, इसको बोलते हैं बैलेंस पेमेंट। ये किस पर संदर्भित करता है? चार ऑप्शन में पढ़ देता हूं। आयात तथा निर्यात के मध्य अंतर को, परिसंपत्तियों तथा दायित्व के मध्य अंतर को, आंतरिक व्यापार तथा बाह्य व्यापार के मध्य अंतर को, आंतरिक ऋण तथा बाह्य ऋण के मध्य अंतर को। बच्चा भुगतान संतुलन होता है, ये मैं आपको बता देता हूं, इसका ऑप्शन तो ए होगा, आयात तथा निर्यात के मध्य अंतर को। जब आयात और निर्यात के मध्य अंतर देखा जाता है, इसी को बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। बैलेंस पेमेंट एक देश का बच्चा अच्छा जब माना जाता है कि उसके अंदर निर्यात जो होता हो वो बच्चा ज्यादा होता हो और एक्सपोर्ट करते हो, जो आयात करते हो वो कम करते हो। लेकिन भारत की बच्चा, भारत एक विकासशील देश है, भारत हर एक चीज के लिए, हर एक दूसरी चीज के लिए दूसरे देशों पर निर्भर है। तो ऐसी स्थिति में आयात तो बढ़ जाता है लेकिन निर्यात बच्चा क्या हो पाता है? कम हो पाता है। चाइना का ही उदाहरण ले लेते हैं हम लोग। चाइना को हम निर्यात इम्पोर्ट, सॉरी, चाइना को हम बता गलत बोल दिया, आयात, आयात का मतलब क्या होगा? एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट बोलेंगे बच्चा, निर्यात का बोलेंगे इंपोर्ट। तो यहाँ पर एक, सॉरी देख लो बच्चा, आयात का मतलब होता है एक्सपोर्ट और निर्यात का मतलब होता है इंपोर्ट। इंपोर्ट होता है दूसरे देशों से मंगाना, एक्सपोर्ट होता है अपने माल को दूसरे देशों को भेजना। एक देश जब अच्छा माना जाता है जब वह एक्सपोर्ट ज्यादा करता है, आयात ज्यादा करता है, जबकि निर्यात कम करता है। भुगतान संतुलन में इन्हीं का अंतर देखा जाता है। मैं एक उदाहरण से आपको समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए जरा, चाइना से हम लोग इंपोर्ट तो ज्यादा करते हैं लेकिन एक्सपोर्ट कम कर पाते हैं, तो इसीलिए हमारा भुगतान संतुलन बढ़ जाता है। हमारा सबसे बड़ा व्यापारिक देश 2021 में बात करी जाए तो बेटा चाइना ही है, क्योंकि हमारे यहाँ सबसे ज्यादा जो निर्यात हुआ है, इंपोर्ट हुआ है, वो चाइना से हुआ है। जबकि हम अगर एक्सपोर्ट की बात करें तो 2021 में तो थोड़ा सा ज्यादा हो गया है लेकिन 2020 में तो बहुत कम था। तो ये बैलेंस ऑफ पेमेंट चाइना से बहुत ज्यादा रहता है। जबकि 2020 की अगर हम बात करें तो हमारा सबसे बड़ा भागीदार देश था अमेरिका। वर्तमान 2021 में जो अमेरिका है वो बेटा दूसरे स्थान पर चला गया है। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट जैसे ही है तो आप केवल इतना समझना, आयात और निर्यात के मध्य अंतर होता है। और जो और जो लोग मुझसे ऑफलाइन बैच में पढ़ चुके हैं उनको ये पता भी होगा। देखिए बच्चा, नेक्स्ट है हमारा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, 21 प्रश्न है। और प्रश्न है ISO 9001 क्या है? उपग्रह का नाम, मिसाइल का नाम, अच्छे प्रबंधन का नाम, नई अन्वेषित आकाशगंगा का नाम। अन्वेषित मतलब होता है खोजी गई। तो बच्चे इसका ऑप्शन तो आप लोग जानते हो, अच्छे प्रबंधन के नाम से ISO, इंडियन स्टैंडर्ड, सॉरी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ये बेटे 9001 मानक है जिसमें अच्छे प्रबंधन के लिए जाना जाता है। और ये जो 9000 होता है ये बच्चा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अधिकतर देश जो अर्थव्यवस्था में प्रगति कर रहे होते हैं उनके लिए ये दिया जाता है ISO 9000। तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उद्देश्य है। क्वेश्चन दोबारा से पढ़ता हूं, 22वां। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय समझ देना, राष्ट्रीय आय बढ़ाना, भुगतान में असंतुलन सही करना, निर्यात में प्रोत्साहन, निर्यात को प्रोत्साहन। बताइए बच्चा कौन सा होगा? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सीधा सीधा उद्देश्य हो जाएगा निर्यात को प्रोत्साहन। जब तक निर्यात को प्रोत्साहन नहीं मिलेगा, अभी मैंने बताया ही था, एक देश जब भी अच्छी स्थिति में माना जाएगा जब वो निर्यात करेगा। तो निर्यात को जब प्रोत्साहन मिलेगा तो बच्चा देश क्या होगा? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उद्देश्य पूर्ण हो जाएगा। अगर मैं इसको बताऊं तो वैश्वीकरण के वर्तमान दौर में दुनिया अधिकतर देशों की अर्थव्यवस्थाओं की प्रगति में, अंतर्राष्ट्रीय देशों की अर्थव्यवस्था की प्रगति में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का महत्वपूर्ण योगदान होता है। और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से निर्यात को क्या मिलता है बच्चा? प्रोत्साहन मिलता है। नेक्स्ट बेटा बहुत अच्छा प्रश्न है, देखते हैं जरा 23 नंबर का प्रश्न मैं पढ़ता हूं।
कथन दिया एक, भारत एक समृद्धशाली देश है जिसमें गरीब लोग निवास करते हैं। इसका तात्पर्य क्या होगा? ए है बच्चा, सरकार के पास अधिक सोना है लेकिन लोग गरीब हैं। यहाँ आय की असमानताएं बड़े पैमाने पर हैं, लोग आलसी हैं तथा कठिन परिश्रम नहीं करते। चौथा ऑप्शन है, देश में मूल्यवान विस्तृत संसाधन है लेकिन उनका उचित प्रकार से दोहन नहीं होता है। तो इसका बच्चा सही सोच रहे हैं आप लोग, डी होगा ऑप्शन। इसका क्या होगा? राइट, डी होगा। नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट प्रश्न क्या होगा? इस पर ज्यादा डिस्कशन करने की जरूरत नहीं थी, ऐसा मैं समझता हूं। नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट प्रश्न क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत की जनसंख्या में निरंतर वृद्धि से निम्न के विकास में गंभीर अड़चनें आई हैं। आर्थिक, सामाजिक आर्थिक, राजनीतिक और जनांकिकीय। तो बच्चा जनसंख्या के निरंतर वृद्धि से सामाजिक आर्थिक स्तर में क्या हुई है? अड़चनें आई हैं या गंभीर समस्या का सामना देखने को मिला है। जब जनसंख्या बढ़ेगी तो सामाजिक आर्थिक जो मामले हैं या विकास है, ये भी बच्चा क्या होता है? अवरुद्ध होता है। तो जनसंख्या नियंत्रित की जाए, यही ज्यादा जरूरी है। मैं आपको यहाँ एक बहुत अच्छी बात बता दूं कि उत्तर प्रदेश सरकार इस बारे में सोच रही है और 2 बच्चों को ही एक परिवार, मतलब एक एकल परिवार और उनके 2 बच्चे, ऐसा करने का विचार बना रही है। देखते हैं ये नियम फाइनल होता भी है या नहीं होता है। नेक्स्ट देखिए, लेकिन बाबा जो एक बार सोच लेते हैं उसको जरूर पूर्ण करके ही मानते हैं। प्रश्न है बेटा 25, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है वृहद तथा कुटीर उद्योग का सह अस्तित्व, औद्योगिक विकास में विदेशों का सहयोग, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व, इनमें से कोई नहीं। मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब होता है, प्रश्न तीसरा है, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व। आज हम लोगों ने 25 क्वेश्चन करे और मैंने बहुत सारी जानकारी भी, 25 तो नहीं, लगभग मैंने आपको 100 से ऊपर ही क्वेश्चन बता दिए होंगे, इतनी जानकारी दी। आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताना। मैं प्रयत्न करूंगा और भी अच्छी बनाने की। अभी इसके बहुत सारे प्रश्न रह गए हैं, चूंकि वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं इसको यहीं समाप्त करता हूं। एक बार बेटे मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मुझे भी बनाते हुए क्या नहीं लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा, मोटिवेशन नहीं आएगा। लाइक करें, कमेंट करें, है ना बच्चा? तो ये जरूर करें। बाकी हम लोग मिलते हैं आगे वाली वीडियो में। धन्यवाद।